बेस्ट हूँ कि इंट्रोडक्शन तो मेरा करवा दिया गया है। इंट्रोडक्शन जस्ट ऑलवेज लाइक योर वर्क, आप जो काम करते हैं, आई थिंक सो दैट वही आपकी सिंबल होती है, वही आपकी आइडेंटिटी होती है। और फिर भी एक शॉर्ट सा बताता चलूँ। राइट नाउ आई हैव डन माई पीएचडी, और लास्ट ईयर मेरी पीएचडी कंप्लीट होगी। और मेरा जो रिसर्च का एरिया था वो क्लाइमेट चेंज और वाटर पे था, पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। इसके अलावा मेरी तीन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसिस के अंदर पार्टिसिपेशन है, इंडिया, मोरक्को और इसी तरह बांग्लादेश। सात मेरी पब्लिकेशन है, शॉर्ट आर्टिकल्स भी पब्लिश हो चुके हैं। और अपकमिंग जो है वो कुछ मैं गवर्नमेंट्स के पाइट का जो इदारा है उनके साथ भी मैं एक प्रोजेक्ट्स के ऊपर कोलैबोरेट कर रहा हूँ। होपफुली कि शायद वो ईद के बाद हम उसको स्टार्ट करें, रिसर्च का जो एरिया। तो ये तो मेरा पैरेलल अपना एक एरिया है जिसपे मैं काम करता हूँ। लेकिन सीएसएस डेफिनेटली मेरी मेन डोमेन है। आई लव टू टीच द सेंट्रल स्पेयर सर्विसेज सब्जेक्ट्स, और पिछले 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। जो मेजर था, एक तो मैंने किताब पब्लिश की, और सबसे ज़्यादा जो मुझे लगा वो ये था कि बच्चों को सही डायरेक्शन में और सही कंटेंट कैसे प्रोवाइड किया जाए। इन 10 ईयर्स में मैंने आउटस्टैंडिंग कंटेंट बिल्ड किया है सिविल सर्विसेज के जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वन पेपर है, पीएमएस है या सीएसएस है। और डेफिनेटली वो आप साथ साथ आपको मिलेगा भी, इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमेशा से इसको एक्नॉलेज भी किया, थैंक्स भी पे किया, क्योंकि मार्केट में क्वालिटी कंटेंट बहुत कम है, क्वालिटी वर्क भी बहुत कम है। उसकी वजह यह है कि सीएसएस की जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो चुकी है पाकिस्तान में एकेडमीज। क्योंकि मेरा वाइटल एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, लाहौर के आलमोस्ट जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट हैं, तो मुझे आइडिया है कि ज़्यादा फोकस बच्चों के ऊपर नहीं होता, समथिंग डिफरेंट। लेकिन पिक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर पिछले 5 6 साल हो गए हैं, जब कोविड में सर रियाज के साथ हमने स्टार्ट किया। तो हमारा बुनियादी मकसद जस्ट नॉट फॉर द अर्निंग द मनी, के पैसे नहीं कमाने, वो डेफिनेटली मैं और वे से भी कमा लेता हूँ। हमारा पिक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर बुनियादी मकसद था कि हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें, खासकर उन फॉर साइड एरियाज के ऊपर पाकिस्तान में जहाँ पे बच्चों को अच्छे टीचर और अच्छे प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ द सिविल सर्विसेज एग्जाम, बोथ इन पीएमएस एंड द सीएसएस। तो उस पे हमने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया, और हमारी हमेशा कोशिश होती है कि इस प्लेटफॉर्म को जारी रखें। और ये सर के साथ एक 6 साल का जर्नी है, टाइम का पता भी नहीं चला, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा। और बहुत हमने डिलीवर भी किया। तो ये सारा जो है वो एक मैंने आपको बैकग्राउंड बताया। ये हमारा जो सेशन होगा अल्टीमेटली अराउंड अबाउट 1 मंथ के अंदर हम इसको खत्म कर लेंगे, क्योंकि पीएमएस अभी आपको पता है अपकमिंग आ रहा है, पंजाब का भी और देन पे केपीके का। लेकिन प्लान ये है कि साथ में सीएसएस दोनों को कंबाइनली जो है वो क्या कहते हैं, इसको प्लान किया गया है। सो दैट आज का जो मेरा लेक्चर है वो बुनियादी तौर पर, मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मैं डायरेक्टली कभी भी टॉपिक से नहीं पढ़ाता। उसकी वजह ये होती है, जब तक स्टूडेंट्स को उस टॉपिक सब्जेक्ट की बेसिक फाउंडेशंस के बारे में नहीं पता होगा, सब्जेक्ट है क्या, उसकी एप्लीकेशन क्या है, उसकी पेपर को कैसे जज किया जाता है, स्किल्स क्या रिक्वायर होती हैं उस सब्जेक्ट्स को तैयार करने के लिए, आपने रीडिंग सोर्स क्या होंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि बच्चे मोस्टली अनऑथेंटिक्स और इनरेलीवेंट सोर्सेज से पढ़ रहे होते हैं, और उनके मार्क्स नहीं आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, आज के लेक्चर्स में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर है, आपने ध्यान से समझना है, और ये आपको बहुत कुछ इस सब्जेक्ट्स के बारे में मालूम होगा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम देखेंगे कि हाउ टू क्रैक द पाकिस्तान अफेयर फॉर द सीएसएस एंड द पीएमएस एग्जाम। लेक्चर आउटलाइन में देख लें, 7 पार्ट्स के अंदर हम इसको कवर करेंगे। सबसे पहले तो इस सब्जेक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में बताऊंगा। After that, what is the similarities and the differences between the PMS Pakistan affair and the CSS, क्योंकि जाहिर है ये दोनों को हमने तैयार करना है। सिलेबस पार्टीशन पे भी हम बात करेंगे, आपका बेसिक सिलेबस होता क्या है, किन किन एरियाज के ऊपर वो बेस करता है। अगर आपको ये समझ नहीं आती तो आपकी जो प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी होती है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो किसी भी सब्जेक्ट की सिलेबस की डायमेंशन को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सीएसएस या पीएमएस के एग्जाम के अंदर अगर हम देखें तो चीज़ें जो हैं वो एक जस्ट अ मिनट उस तरीके से नहीं आ रही होती, जो रैंडमली या ट्रेडिशनली पेपर हम, हमारा जो एकेडमिक बैकग्राउंड होता है और जो हमारा माइंडसेट बना होता है इंटर में, बीए में या बिफोर दैट, तो उस तरीके से चीज़ें नहीं होती। तो लिहाजा
पेपर्स की डायरेक्शन को, सब्जेक्ट्स की पार्टीशन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। एसेंशियल स्टडी सोर्सेज, ठीक है। अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि रीडिंग सोर्सेज क्या होते हैं, आपने पढ़ना कैसे है। आपका सीएसएस का जो ओवरऑल भी एग्जाम है, पीएमएस का भी, ये 30% इसकी कामयाबी का दारोमदार आपके रीडिंग सोर्सेज के ऊपर होता है। 30% आपकी मेंटोरशिप के ऊपर होता है, जो टीचर आपको पढ़ा रहे होते हैं। 40% आपकी राइटिंग स्किल्स के ऊपर होता है, कि कितना आप लिखते हैं, कितना वैल्यूएशंस करवाते हैं। अच्छा, पाकिस्तान अफेयर स्मार्ट टॉपिक प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज पे भी हम बात करेंगे। आपका पेपर कैसे जज किया जाता है, उसकी बेसिक एसेंशियल्स टेक्निक्स क्या होती हैं। ये मिस्टर तैमूरा, आप क्या कर रहे हैं, आपकी वजह से जो है वो सारी से डिस्ट्रैप हो रही हैं। अपने कर्सर्स वगैरह को मत यूज करें, बस आराम से जो है वो लेक्चर्स को सुने। अच्छा, कोर स्किल्स क्या रिक्वायर हैं, एक बच्चा कहता है कि मैंने पाकिस्तान फेयर के अंदर एक अच्छा स्कोर करना है, तो मुझे कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर होंगी, इस पे हम बात करेंगे। तो जनाब, पाकिस्तान फेयर इज़ नॉट अ हिस्ट्री पेपर, दिस इज़ अ स्टेट क्राफ्ट पेपर। ये हमें एवेलुएट करता है कि बीइंग अ सिविल सर्वेंट जो है वो, आप पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सोसाइटी को एज अ ऑफिसर के तौर पर कैसे जो है वो हैंडल करेंगे। तो ये समझ लेना कि पाकिस्तान फेयर का पेपर हम सीएसएस में या पीएमएस में इस वजह से पढ़ते हैं कि हमें हिस्ट्री क्रैम हो जाए, तो नॉट एट ऑल, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। ये पेपर क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, इसमें यस, एक तो ये है कि डेफिनेटली ये पेपर जो है रूटीन सब्जेक्ट्स की तरह ही होता है, जैसे हम पढ़ रहे होते हैं, प्री पार्टीशन है, पोस्ट पार्टीशन है। लेकिन नो डाउट कि इसमें हम एनालिसिस, स्ट्रक्चर्स, एविडेंसेस को भी हम ऐड करते हैं। तो अल्टीमेटली जो है वो उस तरीके से आपको एक पे बैक भी करता है। यस, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये आपको बाकी पेपर्स में भी हेल्प करता है ना, ओवरलैप करता है। बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो करंट अफेयर में आप को हेल्प करेंगे, वो आगे चल के पता चलता जाएगा। ऐसे में भी समटाइम्स कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, मतलब एनर्जी क्राइसिस है, फ्लड है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज है, ये टॉपिक हम पाकिस्तान अफेयर में भी पढ़े होते हैं, तो ये वहाँ पे ऐसे में भी आपको हेल्प करते हैं। पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको सिखाती हैं इस सब्जेक्ट्स के हवाले से, कि भाई ये सब्जेक्ट्स आपको बाकी सब्जेक्ट्स में भी मदद देगा। यहाँ पर जरा आ जाएं, एप्लीकेशंस पे बात कर ले। मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, चाहे पोल साइंस है, करंट अफेयर है, तो मैं उन बच्चों को ये ज़रूर बताता हूँ कि आपको ये सब्जेक्ट्स आपके सिलेबस में फॉर ग्रांटेड ऐड नहीं किया गया, ठीक है। इसकी डेफिनेटली अगर आप सिविल सर्विसेज के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे इसकी एप्लीकेशन होती है, ये आपको वहाँ पे हेल्प आउट करता है। तो पाकिस्तान फिर पढ़ने के बाद सबसे पहला जो बेनिफिट होता है, दैट इज द पॉलिसी फार्मूलेशंस एंड द गवर्नेंस, क्योंकि आपके पास तारीख का, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स का पूरा नॉलेज होता है। तो बीइंग अ सिविल सर्वेंट जो है, फॉर एग्जांपल अगर आपने ईस्ट पाकिस्तान का केस पढ़ा है, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट भी है, तो ये आपको करंटली बताता है कि आपने फेडरल और प्रोविंसेस रिलेशंस को कैसे बैलेंस रखना है, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट्स की किसी भी जॉब के अंदर हैं और इससे रेलिवेंट है, तो आप जब पढ़ा होगा कि भाई सेंटर और प्रोविंसेस के रिलेशंस के अंदर जो है वो हमेशा वसाइल की मुनसिफाना तकसीम होनी चाहिए, ठीक है। और आपके जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि मशरकी पाकिस्तान हमें इसी वजह से लैदा हो गया। तो सबसे पहले आपको ये पॉलिसी फार्मुलेशन और गवर्नेंस के, अगर आप किसी शोबे के अंदर हैं, वहाँ पे हेल्प करेगा। स्ट्रेटेजिक एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकिंग, पाकिस्तान अफेयर्स एक एनालिटिकल माइंडसेट डेवलप करता है। ये आपको किसी भी इश्यूज को मल्टीपल जज करने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में पानी की कमी को हम स्टडी करते हैं, तो हम देखते हैं कि हिस्टोरिकली पाकिस्तान का पानी का मसला है क्या, ठीक है। और इंडस बेसन जो आपके डिस्प्यूट्स आ रहे हैं विद इन योर नेबरिंग कंट्रीज, तो अल्टीमेटली जब हम इस तरह के इश्यूज को पढ़ रहे होते हैं, तो करंटली जो उनका स्टेटस होता है या उस इश्यूज को हम डील कर रहे होते हैं, तो उस मसले को हल करने में आपको मदद भी मिलती है। फॉरेन पॉलिसी एंड द डिप्लोमेसी, दैट इज द मोर रेलिवेंट एंड द authentic and the strong implications of the Pakistan affairs papers in the foreign policy mechanism and the diplomacy. So civil servants beyond the different backgrounds having the foreign services or defense rely on the historical context एंड द कंटेम्प्रेरी जियोपॉलिटिक्स। तो भाई, अगर आपको भेजा गया है इंडिया के साथ, आप डेलीगेशंस के तौर पर आप गए हैं और आपने निगोशिएट करना है, तो अगर आपने शिमला एग्रीमेंट पढ़ा है, आपने कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट्स को पढ़ा है,
तो डेफिनेटली यू हैव टू नो दैट व्हाट आर द negotiation skills and the strategy, how to bargain with the India। तो ये चीजें आप बिल्कुल सीखते हैं इस सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद। अगली जो एप्लीकेशन होती है वो क्राइसिस मैनेजमेंट एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग। हिस्टोरिकल लेसन्स हमें बता रहे होते हैं कि भाई जब किसी मुल्क को इस तरह के प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है तो करंटली आपने उन चीज़ों को रिपीट नहीं करना और उसी तरह के मसाइल को कैसे हल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मशरकी पाकिस्तान का केस जो बच्चे डिटेल से पढ़ लेते हैं उनको पता होगा कि आज के बलूचिस्तान के केस को कैसे हैंडल करना है। वी कांट यूज दैट द यूज ऑफ फोर्स। हम ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इस पाकिस्तान के केस में हमने मिलिट्री ऑप्शंस को यूज किया था और अल्टीमेटली वो मुल्क हमसे अलहदा हो गया। तो यहाँ पे कोई क्राइसिस सिचुएशन हो, किसी मसले को हल करना हो, तो पाकिस्तान अफेयर का पेपर सिविल सर्विसेज के अंदर जो है वो आपको हेल्प आउट करता है। लेजिस्लेटिव एंड द ब्यूरोक्रेटिक एक्सपर्टीज हाईली एप्लीकेबल। आप कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशंस पढ़ते हैं, पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री रिलेशंस को पढ़ते हैं, गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं। तो अगर आप किसी भी रेलिवेंट शोबे के अंदर हैं तो भाई आपने ड्राफ्टिंग द लॉ करना है, ओवरसीज कंप्लाइंस कैसे करना है, मिनिस्टर्स को कैसे एडवाइस करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके बहुत सारे पार्लियामेंट से रेलिवेंट, आपको पता है ब्यूरोक्रेसी मिलकर काम कर रही होती है। बहुत सारी कमेटीज जो हैं वो उनके ऊपर रिसर्च सॉरी वो बनाई जाती हैं जिसमें सिविल सर्वेंट्स को भी जो है वो पार्टिसिपेट करवाया जाता है। तो वहाँ पे आपको ये सब्जेक्ट हेल्प करता है। अगला पब्लिक कम्युनिकेशन एंड द नेशनल इंटीग्रेशन। अ सिविल सर्वेंट मस्ट एक्सप्लेन पॉलिसीज, he also and she built the consensus and they manage the diverse communities। सो दैट फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऐसे इलाके में जहाँ पे एथनिक डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, ठीक है, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि किस तरीके से मुकामी लोगों के मसाइल को कैसे हल करना है, इनको साथ इकट्ठे कैसे लेके चलना है, ठीक है, और इससे आपने अपने मुल्क के अंदर यूनिटी को कैसे बिल्ड करना है। इसी तरह पाकिस्तान अफेयर्स आपको ट्रेन कर देता है। जब आप मुख्तलिफ डाटा रिपोर्ट्स हिस्टोरिकल एविडेंसेस को पढ़ रहे होते हैं, आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान को पढ़ रहे होते हैं, तो इन चीज़ों को पढ़ने के बाद आप पॉलिसी फार्मुलेशंस डिसीजन मेकिंग के, अगर आपने कोई रिफॉर्म्स डेवलप करनी है, कोई डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट्स प्लान करने हैं, एजुकेशन से रेलिवेंट है, हेल्थ में, तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको पाकिस्तान अफेयर्स में बहुत सारी चीज़ें जो आप सीख जाते हैं आपको हेल्प आउट करती हैं। तो 7 एरियाज हैं पाकिस्तान अफेयर्स को पढ़ने के बाद, जो इवन दैट के जब आप इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर भी जाते हैं तो ये सब्जेक्ट्स आपको वहाँ पे एक अच्छा इंटरव्यू जो है वो डिलीवर करने में भी बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प आउट करता है। तो ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं और इसी वजह से जो है वो इसकी अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब हम आएंगे पाकिस्तान सॉरी पीएमएस और सीएसएस, क्योंकि हमने दोनों को साथ लेके चलना है। और सिमिलैरिटीज़ क्या है, डिफरेंसेस क्या है। अच्छा, सिमिलैरिटीज़ देख लें पीएमएस और सीएसएस, क्योंकि दोनों में पाकिस्तान अफेयर का पेपर जो है वो कॉमन है, ठीक है। तो कोर्स सिलेबस तकरीबन सेम ही है, प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन एंड द कंटेम्प्रेरी अफेयर्स, दोनों के अंदर आप सेम सिलेबस पढ़ते हैं। अच्छा, दोनों का पर्पस क्या होता है, यू हैव द आपके टेस्ट करना होता है कि आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, पाकिस्तान के नेशनल इश्यूज के बारे में कितनी अंडरस्टैंडिंग है, और लेटर ऑन आप सिविल सर्विसेज के अंदर जाकर कितने ज़्यादा जो है वो रेलिवेंट हो सकते हैं। अच्छा, एनालिटिकल अप्रोच होती है, बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो हम कॉज इफेक्ट रीजनिंग की बेट के ऊपर करते हैं। वी आल्सो गो फॉर दी थेमेटिक एनालिसिस, हम हिस्ट्री को लिंक करते हैं प्रेजेंट इश्यूज के साथ। ये हम सीएसएस के सब टॉपिक्स के अंदर भी कर रहे होते हैं और पीएमएस के टॉपिक्स के अंदर भी। अच्छा, दोनों के अंदर हम एविडेंस डाटा प्रेजेंटेशन सेम होती है। हम डाटा भी यूज करते हैं, मतलब क्लाइमेट चेंज का टॉपिक आ गया तो हम उसके अंदर बताएंगे कि जनाब जर्मन वॉच के मुताबिक पाकिस्तान की क्लाइमेट चेंज में इस वक्त क्या रैंकिंग है। कोटेशन, मैप्स, टाइमलाइंस, टेबल, कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों के अंदर यही स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट किया जाता है। प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी भी तकरीबन वही आ जाती है, टाइमलाइन है, थीमेटिक एविडेंस, कंटेम्प्रेरी लिंकेज। तो ये 5 एरिया ऐसे हैं जहां पे हमें पता चलता है कि पाकिस्तान अफेयर का जो पेपर है बोथ इन द पीएमएस एंड सीएसएस, उसके अंदर ये कॉमन चीजें होती हैं। अच्छा, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। डिफिकल्टी लेवल्स है, सीएसएस ज़्यादा चैलेंजिंग होता है क्योंकि उसमें ज़्यादा डीपली आपने एनालिसिस करने होते हैं, क्रॉस सब्जेक्ट्स कनेक्शंस करने होते हैं। सो रादर देन ये ज़रूर कहा जाता है कि पीएमएस रिलेटिवली ज़्यादा आसान है, ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है। क्वेश्चन कॉम्प्लेक्सिटी में देखें तो
सीएसएस में जो पाकिस्तान फेयर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो एनालिटिकल्स होते हैं, ओपिनियन बेस्ड होते हैं, वो मल्टी डायमेंशनल होते हैं, कंपैरिजन बेस्ड होते हैं। ठीक है। और इसी तरह वो ज़्यादा मुश्किल भी होते हैं। पीएमएस में जो है वो आप कह सकते हैं कि नेशनल लेवल्स के इशू ज़्यादा होते हैं और रिपीट भी हो रहे होते हैं क्वेश्चंस, और प्री पार्टीशन पे भी ज़्यादा फोकस होता है। अगर मैं कहूँ कि सीएसएस में प्री पार्टीशन का जो एरिया वो इतना एक्टिव नहीं रहा 2016 के बाद, कम सवाल आते हैं, लेकिन पीएमएस जो है उसमें प्री पार्टीशन से रेलिवेंट क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, कंटेम्प्रेरी लिंकेज, सीएसएस एक्सपेक्ट ब्रॉडर कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल रेलिवेंस, कि पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस का इशू है या हाइब्रिड वॉर का इशू है, तो आपको उसको कैसे कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनली रीजनली कैसे लिंक करना है। ठीक है। लेकिन पीएमएस का जो होता है वो बुनियादी तौर पर उसका जो स्कोप होता है वो डोमेस्टिकली ज्यादा होता है, वो उसको लाइन नहीं किया जाता इंटरनेशनली या रीजन्स के साथ। अच्छा, आंसर स्टाइल देख लें। सीएसएस आंसर नीड डिटेल रीजनिंग, एविडेंस, पॉलिश्ड लैंग्वेज। यस, 4 क्वेश्चंस आपने करने होते हैं जो सीएसएस का जो पेपर होता है। ठीक है। और 20 नंबर की आपकी ऑब्जेक्टिव होती है। लेकिन पीएमएस के अंदर जो है वो आपने 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस भी हैं। अब हम आ जाते हैं सिलेबस पार्टीशंस के ऊपर। ये बहुत जरूरी होते हैं। जब तक आप किसी भी सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में नहीं पता होगा तो भाई जिगजैग प्रेपरेशंस करोगे, कहीं से वो चीज़ उठा ली, कुछ ये पढ़ लिया, तो स्कैटर्ड रहोगे। ओके। तो अब हम देखेंगे कि पाकिस्तान अफेयर का जो सब्जेक्ट है, चाहे वो आप पीएमएस में पढ़ रहे हैं या सीएसएस में पढ़ रहे हैं, उसमें आपका जो सिलेबस है वो किस तरीके से हम उसको डिवाइड करते हैं। ओके जी। अच्छा, सबसे पहले हिस्टोरिकल। पहला जो पार्टीशन पार्ट है वो आपका प्री पार्टीशन का है। ठीक है। पाकिस्तान अफेयर में आपने प्री पार्टीशंस को पढ़ना होता है। ठीक है। अब प्री पार्टीशन में जो ज्यादा फोकस होता है वो आपका ब्रिटिश इंडिया के ऊपर होता है, यानी 1857 से 1947। अच्छा, उसमें कैसे आपने चीज़ों को तैयार करना होता है। सबसे पहले आपने रिफॉर्मर्स को तैयार करना है। जैसे शेख अहमद सर हिंद है, शाह वलीउल्लाह है, सर सैयद अहमद खान है, इलामा इकबाल, यानी ये रिफॉर्मर्स पर्सनैलिटी एक मेजर सेक्शंस है। ठीक है। इसको आपने तैयार करना है। दूसरा सेक्शन ये होता है कि आपकी जो मूवमेंट्स होती हैं, जैसे अलीगढ़ मूवमेंट है, ठीक है, दियोबंद मूवमेंट, नदवा मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट। देखिए, इतना प्रिसाइजली और टेक्निकली हम जब चीज़ों को करते हैं तो आपके लिए वो प्लान करना, उसको तैयार करना ज़्यादा आसान हो जाता है। दूसरा सेक्शन आपने ये कर लिया, इसमें से एक सवाल आ जाता है। ओके। तीसरा जो प्री पार्टीशन में आपने करना होता है वो जनरल टॉपिक्स होते हैं, टाइमलाइन टॉपिक्स। मसलन मुस्लिम सोसाइटी का कैसे एवोल्यूशन हुआ, मुसलमानों का डिक्लाइन कैसे हुआ, और इसी तरह पार्टीशन ऑफ बंगाल है, शिमला डेपुटेशन है, इसी तरह लखनऊ पैक्ट, टू नेशन थ्योरी, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स आ जाता है, कांग्रेशनल मिनिस्ट्री है, लाहौर रेजोल्यूशन। तो ये सारे जो ब्रिटिश इरा के अंदर ज़्यादातर जो मुख्तलिफ वाकयात हुए हैं 100 साल की तारीख में, हमने उन पर फोकस करना होता है। लेकिन ये दो पहले टॉपिक हैं, ये प्री पार्ट सॉरी ब्रिटिश इरा से नहीं आते, ये थोड़ा सा उससे पहले आते हैं। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। ओके। तो प्री पार्टीशन में ये चीजें आ गई। ठीक है। जनरल टॉपिक्स मूवमेंट्स कर लें, रिफॉर्मर्स कर लें, आपका ये सेक्शन तैयार हो जाता है। लेकिन एक डिफरेंस ये जरूर होता है कि पीएमएस में हमें कुछ ज्यादा फोकस करना होता है, खासकर ये जो जनरल टॉपिक्स हो गए ना, टू नेशन थ्योरी, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट है, लाहौर रेजोल्यूशन, ये पीएमएस में आ जाते हैं, लखनऊ पैक्ट भी आ जाता है। सीएसएस में जरा कम आता है, लेकिन आपने तैयार जरूर करना होता है। दूसरा जो फेज होता है पाकिस्तान अफेयर्स का, दूसरा सेक्शन जो है वो पोस्ट पार्टीशन का है, यानी स्टेट फॉर्मेशन क्राइसिस 1947 से 1971 तक। इसमें क्या चीजें पढ़नी है आपने, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग पढ़नी है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स को आपने पढ़ना है। ठीक है। इस्लामाइजेशन का प्रोसेस है पाकिस्तान के अंदर, अयूब खान का इरा आ जाता है, 62 का कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ईस्ट पाकिस्तान सेपरेशन है, यानी मशरकी पाकिस्तान की लहरगी। ठीक है। इसी तरह इसमें सेंट्रल प्रोविंसेस कैसे रिवॉल्व इवॉल्व होते हैं, हाउ टू इवॉल्व द सिविल मिलिट्री रिलेशंस इन पाकिस्तान। और इसमें कुछ जनरल जनरल जिया का इरा चले, उसके अंदर इस्लामाइजेशन के अंदर हम पढ़ लेते हैं। अगर आप इसको कहें तो मैं थोड़ा सा इसको टाइमलाइन को मैं बढ़ा देता हूँ, हम इसको 1988 तक ले जाते हैं। ठीक है। तो ये भी एक एक्टिव पार्ट है, यानी दूसरा पार्ट भाई ये है, इसको आपने तैयार करना होता है। तीसरा आपके कंटेम्प्रेरी अफेयर्स हैं। पाकिस्तान अफेयर का पेपर जो है, तीसरा सेक्शन जो होता है वो हालात हाजरा के ऊपर है, ज्यादातर जो पाकिस्तान की अंदरूनी प्रॉब्लम है उसी के ऊपर फोकस करना होता है। इंटरनेशनली इश्यूज पे नहीं आता,
यानी अगर आप कोई बच्चा ये कहे कि जो चाइना यूएस की जो ट्रेड वॉर है वो पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर सवाल आएगा, नहीं आएगा। ज्यादातर पाकिस्तान के रीजन्स के अंदर क्या हो रहा है, अफगानिस्तान का मसला है या इंडिया के साथ क्या सिचुएशन चल रही है, लेकिन ज्यादा फोकस जो है वो आपके डोमेस्टिक इश्यूज के ऊपर होता है। ये आपने तैयार करने हैं। इसमें इकोनॉमिक क्राइसिस है, फॉरेन पॉलिसी है, इसी तरह एनर्जी क्राइसिस, ये सारी लिस्ट मैंने आपको लिखी है और हमने इसमें से बहुत सारे टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर भी ऐड किए हैं। अगला आता है जी एसेंशियल रीडिंग सोर्सेज। बच्चे जाते हैं जी उर्दू बाजार में, ठीक है, और वहां पे वो मुझे फोन कर रहे होते हैं, सर जी कोई किताब बता दें, आ, हमने वो किताब पढ़नी है। तो मैं मोस्टली जो मार्केट्स के अंदर किताबें होती हैं ना तो मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, जो पाकिस्तान के अंदर जो नॉर्मल पब्लिशर्स छापते हैं, क्योंकि मेरा एक बड़ा बुरा एक्सपीरियंस भी रहा है पब्लिकेशंस के वाले से। तो ये चीज जहन में रख लें कि अगर आपके एवरेज सोर्सेज होंगे, ठीक है, और आप जो है वो रैंडमली आप कह सकते, जी जी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी भाई, पहले लेक्चर सुन लो। तो आपके लिए डिजास्टर्स है ये। अगर आपने कोई ऐसी किताब पढ़ ली है या एक ही किताब के ऊपर आप पढ़ने जा रहे हैं तो फिर आपके नंबर नहीं आएंगे। आपको मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ना होता है। मैं आपको बताता हूँ कुछ अच्छी बुक्स के बारे में, आप उनको जरूर पढ़ें। अगर आपने प्री पार्टीशंस का सेक्शन करना है तो पाकिस्तान दी फॉर्मेटिव इरा द खालिद बिन सईद की किताब पढ़ लें। पॉलिटिकल एनालिसिस बड़े स्ट्रांग हैं, ठीक है। और पाकिस्तान हिस्ट्री के अंदर पाकि मुस्लिम सोसाइटी कैसे इवॉल्व हुई, ये किताब अच्छी है। दूसरी किताब ट्रैक टू पाकिस्तान, वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड बुक है, ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको पढ़ते हैं। अहमद सईद की किताब है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक हो गया। और इसी तरह आयशा जलाल का कंटेंट जरूर पढ़ ले, लेकिन आप उसको प्रॉपरली हैंडल भी करना आना चाहिए क्योंकि वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली लिखती हैं। तो वो सीएसएस में आपको पता है कुछ हद तक हमने नेशनल नैरेटिव को भी सपोर्ट करना होता है। तो पढ़ सकते हैं। पोस्ट पार्टीशन में मैंने वो कुछ बुक्स बताई हैं शायद आप। अच्छा जी, इसके अलावा ये कुछ वहीदुल जमान को पढ़ सकते हैं। अगर आप इससे थोड़ा सा हाई लेवल का पढ़ना चाह रहे हैं, आप आई एच कुरैशी को पढ़ लें, के जीज को पढ़ लें। स्टैनले वॉलपॉट ने लिखा है। लेकिन बिगनर्स के लिए, जो पहली अटेम्प्ट के लिए जा रहे हैं, उनके लिए ट्रैक टू पाकिस्तान एक अच्छी किताब है। पाकिस्तान फॉर्मेटिव फेस बहुत अच्छी बुक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो इससे भी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। इसमें कुछ आपको वेबसाइट भी बताई है पाकिस्तान की तारीख के हवाले से, आप यहाँ से भी चीज़ें पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं पोस्ट पार्टीशन के ऊपर, दैट इज द स्टेट बिल्डिंग एंड द पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इसमें सबसे टॉप पे किताब आती है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, वो हामिद खान की किताब है, ठीक है। ये आप लाजमी पढ़ें। इसके एसेंशियल्स के ऊपर भी मैंने लिखा हुआ है, तो साथ साथ आप बाद में पढ़ लीजिएगा। दूसरी किताब वन ऑफ माय फेवरेट बुक, एनातल लेवियंस की बुक है पाकिस्तान इज अ हार्ड कंट्री। ये बहुत आउटस्टैंडिंग किताब है। आप पाकिस्तान के डोमेस्टिक इश्यूज के ऊपर बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। और गोरे वैसे भी बताया पढ़ने पढ़ाने में ज़्यादा हमसे एक्टिव है। अच्छा, इसके अलावा एक और किताब भी है, वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, अब्दुल सत्तार की, जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इनकी किताब रिकमेंडेड बुक है। ये आप लाजमी पढ़ें पोस्ट पार्टीशन के हवाले से और कंटेम्प्रेरी हवाले से। अच्छा, इसी तरह आइडिया ऑफ पाकिस्तान, स्टीफन पी कोहेन की किताब है। अमेरिकन हिस्टोरियन है जनाब, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त लिखा है। आई थिंक सो दैट 2 साल पहले इनकी डेथ भी हुई है। आउटस्टैंडिंग नॉलेज है इनका। पाकिस्तान कोटिंग दी अबियास क्रिस्टोफर जेफलट, ये फ्रेंच हिस्टोरियन है, इन्होंने भी बरसगीर के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। तो ये सारी किताबें आपने क्रैम नहीं करनी, किताब पढ़ने का रूल समझ लें। किताब आपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए पढ़नी होती है, ठीक है। और किताब आपने रेफरेंसिंग के लिए पढ़नी होती है। मसलन आप मलीहा लोधी की किताब अगर पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस है, या आयशा जलाल की किताब कोई पढ़ रहे हैं, तो मतलब कहने का ये है कि वहां से एक एक चीज आपने नहीं पढ़नी, आपने वहां से आइडिया को एक्सट्रैक्ट करना है और किसी भी रेलिवेंट टॉपिक के अंदर आप उसका रेफरेंस रूट दे सकते हैं। अच्छा जी, अगला जो सोर्स होता है वो आपके एडवांस जर्नल्स होते हैं। ये ज्यादा हेल्प करते हैं आपको पढ़ने के लिए, और क्योंकि आप जो रिसर्च पेपर्स होते हैं वो इतनी डिटेल से नहीं लिखे जाते। और लेकिन ये होता है कि वो किसी भी टॉपिक को ज़्यादा सिंपल तरीके से और ज़्यादा प्रिसाइज तरीके से जरूर एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे जनाब जर्नल ऑफ पाकिस्तान विजन है, ये साइट, इनकी वेबसाइट भी दी गई है, आप इसको जाएं, वहाँ पे जाके यहाँ से मुख्तलिफ तरह के रिसर्च पेपर्स जो हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक हो गया। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद,
यहाँ से आपको कंटेंट मिल जाएगा। खासकर जो बिगिनर्स होते हैं ना, वो किसी भी टॉपिक के ऊपर पढ़ना चाह रहे हैं, मतलब मैंने एनर्जी क्राइसिस के ऊपर पढ़ना है, तो आप किताब को सोर्स ना करें। अगर आपने क्लाइमेट चेंज के ऊपर पढ़ना है तो आप क्या करें, आप कोई भी 2-3 रिसर्च पेपर्स पढ़ लें, ठीक है। बिगिनर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का जर्नल है, एनडीयू का। यहाँ से भी आपको जो है वो सिक्योरिटी स्टडीज का मटेरियल, हाइब्रिड वॉरफेयर, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर मिल जाएगा। जिनकी लास्ट अटेम्प्ट है वो तो जाहिर है अभी जिस तरीके से प्लान कर रहे हैं, ठीक है, वो उसी तरीके से लेके चलेंगे। जो उनके पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है, मटेरियल है, हाँ उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत एडिशन किया जा सकता है। तो ये दूसरा सोर्स होता है ना, आपके रीडिंग न्यूज, सॉरी जर्नल्स पढ़ने होते हैं। तीसरा आपके न्यूज़पेपर और कॉलम्स हैं। इसके बगैर पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी नहीं हो सकती, ठीक है, ये लाजमी पढ़ने हैं। और इसमें अगर आप रिकमेंडेड न्यूज़पेपर देख लें तो डॉन है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, न्यूज़ इंटरनेशनल है, अरब न्यूज़ है। तो भाई डेली बेसिस के ऊपर आप कोई एक अखबार, दो अखबार पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल आता है कि पढ़ना किनको है। अखबार के मैं आपको एक सेपरेट भी लेक्चर दे दूंगा, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाता है। मैंने इस पे बच्चों को पूरा लेक्चर दिया होगा। वो अगर आप कहेंगे तो क्लास रख लेंगे, वैसे मेरे पास रिकॉर्डिंग भी पड़ी है, उस पे मेरे पास मटेरियल भी पड़ा है, आउटस्टैंडिंग वो लेक्चर है। और उसमें ये है कि, अच्छा ये मैं बता दूं कि पढ़ना किनको है। खासकर जो कॉलमनिस्ट होते हैं उनकी सिलेक्शन बड़े ध्यान से होनी चाहिए। ये कुछ नाम मैंने आपके लिखे, मलीहा लोधी हैं, जाहिद हुसैन है, आमिर राना है। यार बार बार मैसेज नहीं करें, आप पहले लेक्चर सुन लें, ठीक है। आप सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, वो स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। अकमल अपना जो कैमरा है वो ऑफ कर दें आप। अच्छा ये आमिर राना है, मेरे टीचर भी हैं। ये अफगानिस्तान के ऊपर, टीटीपी के ऊपर इनके बहुत अच्छे कॉलम है, ये डॉन के अंदर लिखते हैं। ये कुछ पर्सनालिटीज के नाम लिखे हुए हैं ना जो अखबारात के अंदर लिखते हैं, आप इनको लास्ट में पढ़ें। ठीक हो गया। अच्छा ये स्ट्रेटजी क्या होती है वो मैं आपको जो बता रहा हूँ कि न्यूज़पेपर की रीडिंग कैसे की जाती है, वो आप लेक्चर ले लीजिएगा। डाटा सोर्सेज कहाँ से उठाने हैं। आपको पता है कि मुकाबले के इम्तिहान के अंदर आपके रेलिवेंट डाटा सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये अगर आप फॉर एग्जांपल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का रेफरेंस दे के लिख रहे हैं, यूएनडीपी का रेफरेंस दे के लिख रहे हैं, वर्ल्ड बैंक का रेफरेंस, तो भाई ये आपके आर्गुमेंट्स को सपोर्ट करता है। ये आपके आंसर की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाता है। ये बताता है कि आप रिसर्च के हवाले से कितने इन डेप्थ हैं। ये आपका स्कोर बूस्ट करने में हेल्प करता है। तो इसके बगैर तो आपने तैयारी नहीं करनी, ठीक है। आपने हमेशा से अच्छे डाटा सोर्सेज से कंटेंट एक्सट्रैक्ट करना है, ये कंपलसरी है, ठीक है। अगर आप नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि आपके आंसर जो हैं वो एवरेज कंसीडर किए जाएंगे, एग्जामिनर उनसे इंस्पायर नहीं होगा। अब ये देखें, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से आप इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट, पॉवर्टी, एनर्जी का डाटा लेते हैं। अगर आप लिखते हैं जी अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, फिस्कल डेफिसिट वाइडन्स ड्यू टू राइजिंग डेप्थ सर्विसिंग एंड एनर्जी सब्सिडाइज, इसका ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आएगा। ठीक हो गया, ये मैं इसको रेड भी कर रहा हूँ। इसी तरह पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से अगर आप लेते हैं डाटा, तो वहां पे भी अगर आप कोई एग्जांपल लिखें जैसे पीबीएस डाटा शो, यानी पाकिस्तान ब्यूरो डाटा शो, अगर आप इस तरीके से लिखते हैं कि रैपिड अर्बनाइजेशन इंटेंसिफाइंग द प्रेशर्स ऑन द हाउसिंग, तो ये चीजें जो होती हैं ये बहुत स्ट्रांग इम्पैक्ट डालती हैं। क्योंकि सिविल सर्विसेज के अंदर भी जब आप चले जाते हैं तो आपने अपना जितना भी फोकस होता है, अपनी रिपोर्ट मेकिंग, अपनी जो भी काम करना होता है वो इन सोर्सेज के ऊपर ही करना होता है। इसी तरह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को भी आप सोर्स करते हैं, जो कि करप्शन का डाटा आपको देता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सीपीआई रैंकिंग रिफ्लेक्ट्स द परसिस्टेंस, गवर्नेंस एंड द अकाउंटेबिलिटी चैलेंजेस। आपने इस तरीके से लिखा। अगर आप इसके बगैर लिख रहे हैं तो शायद इतना स्ट्रांग इम्पैक्ट ना हो। अच्छा वर्ल्ड बैंक से भी आपको ग्लोबल डेवलपमेंट्स, पॉवर्टी स्टैटिस्टिक और सोशल और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के डाटास आपको मिल जाते हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो मैं कंटेंट बिल्ड करता हूँ उसके अंदर ये चीज़ें ऐड की जाती हैं। ठीक हो गया। साथ साथ एग्जाम्पल से भी बताया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, आईएमएफ रिपोर्ट्स हाईलाइट स्ट्रक्चर रिफॉर्म रिक्वायर्ड फॉर द सस्टेनेबल फिजिकल स्टेबिलिटी। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका जो रीडिंग सोर्स है उसमें आपने डाटा सोर्सेस को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है।
और उसके बगैर आपने अपने नोट्स को, अपने टॉपिक्स को कंप्लीट नहीं करना। ठीक हो गया। जैसे यूएनडीपी का रेफरेंस से आप लिखते हैं जी, एचटीआई रैंकिंग रिफ्लेक्ट्स गैप्स इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर एक्सेस इन पाकिस्तान। ठीक हो गया। अब देखिए, एक एवरेज बच्चा जो इस तरीके से चीजें लिख रहा होता है, वो बाद में आके कहते मैंने तो बहुत अच्छे तरीके से पेपर अटेम्प्ट किया, मेरे नंबर क्यों नहीं है? तो भाई इस वजह से नहीं आते। आप अगर डिस्टिंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं पेपर के अंदर, मुकाबले का इम्तिहान है, ठीक है, तो उसी तरीके से आपने बेस्ट परफॉर्म करना है। अच्छा जी, स्मार्ट टॉपिक प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होते हैं? बहुत सारे बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर हमने टॉपिक्स तैयार करने हैं, तो हमें मेथडोलॉजी बता दें कि टॉपिक्स को किस तरीके से आपने तैयार करना होता है। मसलन जो प्री पार्टीशंस के टॉपिक होते हैं, ठीक है, उसमें आपने हमेशा टाइम लाइन्स के साथ चीज़ों को क्रोनोलॉजिकल फ्लो के साथ करना होता है, ठीक है। और उसमें देख सकते हैं कि कनेक्ट रिफॉर्मर सर सैयद अहमद खान जिना, कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग प्री पार्टीशंस के टॉपिक में बहुत ज़रूरी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने लाहौर रेजोल्यूशंस का टॉपिक तैयार करना है, ठीक हो गया, तो कॉन्टेक्स्ट में आप बताएंगे कि जी इससे पहले क्या था जी, कांग्रेचुलर मिनिस्ट्री आई और उनकी बैकग्राउंड से जो उन्होंने एट्रोसिटीज की, एक्सप्लॉइट किया, तो उसके बाद लाहौर रेजोल्यूशन आया। अच्छा, इसमें लीडर्स कौन कौन से इन्वॉल्व थे, और कॉज इफेक्ट मुस्लिम पॉलिटिकल एलिनिएशंस क्या है, डिमांड क्या थी। तो इस तरीके से आपने हिस्ट्री के टॉपिक्स को तैयार करना होता है, और साथ में फिर इनको प्रेजेंट चीज़ों के साथ लिंक करना भी आपने सीखना होता है। विजुअल मेमोरीज के अंदर आप टाइमलाइंस बना सकते हैं, आप हिस्ट्री के टॉपिक्स के अंदर फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, आप मैप बना सकते हैं। मसलन आपने एवोल्यूशन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी का टॉपिक किया है, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि उसमें अंदर मैप बनाने का मार्जिन भी होता है। अच्छा, दूसरा आ जाता है पोस्ट पार्टीशन के टॉपिक, जो कि नेशन बिल्डिंग्स का क्राइसिस का है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपने थीम बेस्ड स्टडीज करनी होती है। आपने टॉपिक्स को मुख्तलिफ एंगल से डिवाइड करना है, पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, इकोनॉमिक एंड द सिविल मिलिट्री थीम्स के मुताबिक। कॉजेज, अफेक्ट, पॉलिसीज, ये बहुत जरूरी होता है। मसलन आप एक टॉपिक कर रहे हैं 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो थीम क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंट्रलाइज किया अयूब खान के रूल को, वन मैन पावर बना दिया, ठीक है। कॉज कंट्रोल डेमोक्रेसी टू स्ट्रेंथन द प्रेसिडेंसी, मकसद यही था। इफेक्ट क्या हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वीक हुई, मशरकी पाकिस्तान के अंदर जो था वो डेप्रीवेशन लेवल बढ़ा। सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक आप इस तरीके से प्यार तैयार कर रहे हैं, और फिर आप बता सकते हैं कि इससे पहले क्या हुआ था, सो दैट इस तरह के टॉपिक्स को जो है वो हम कॉज इफेक्ट कंपैरिजन बेस के ऊपर भी कर रहे होते हैं। और अब आ जाते हैं कंटेम्प्रेरी फेयर्स के टॉपिक, 71 के बाद के, या चैलेंजेस सॉल्यूशंस। तो क्लस्टर बेस्ड टॉपिक्स होते हैं मोस्टली। पाकिस्तान के डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, गवर्नेंस है, इकोनॉमी है, ठीक है। अच्छा, इसको कैसे तैयार करना होता है? एक चीज ज़हन में रख लें कि पाकिस्तान फेयर का जो टॉपिक होते हैं ना, जो कंटेम्प्रेरी फेयर्स के होते हैं, वो सिर्फ मौजूदा दौर में आपने उसको एंगल से नहीं करना होता। मसलन नेशनल इंटेग्रेशंस का एक टॉपिक है, मैं हमेशा मिसाल देता हूँ, तो उसमें आप बताते हैं कि जी पाकिस्तान में नेशनल इंटेग्रेशंस के वीक होने की एक बड़ी वजह एक्सट्रीमिज्म और सेक्टेरियनिज्म भी तो है। तो उसको हम पास्ट के साथ भी रिलेट करते हैं कि जनरल जिया के दौर में पाकिस्तान के अंदर जो था वो क्या हुआ, मुख्तलिफ तरह के मिलिटेंट ग्रुप्स बनाए गए, और जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान में सेक्टेरियन प्रॉब्लम की बुनियाद रखी गई। पास्ट के साथ लिंक करते हुए हम प्रेजेंट के साथ आ जाते हैं। ठीक हो गया। तो कंटेम्प्रेरी अफेयर्स में एक चीज हमेशा याद रखें कि पाकिस्तान अफेयर के अंदर हमने पास्ट प्रेजेंट को साथ लेके चलना होता है। लेकिन अगर करंट अफेयर का जो पेपर होता है, उसमें स्ट्रेटजी चेंज हो जाती है, क्योंकि उसमें ज्यादातर लेटेस्ट चीजों के ऊपर आपने फोकस करना होता है, पास्ट का इतना रोल नहीं होता। एविडेंस बेस्ड ड्रिवन होता है कि कंटेम्प्रेरी अफेयर्स के टॉपिक्स के अंदर आपने डाटा पुट करना है, उसमें रिपोर्ट्स, कोटेशंस, इस तरह के रेलिवेंट स्टैटिस्टिक्स जरूर ऐड किए जाते हैं। उसके बगैर आप टॉपिक्स को प्रिपेयर नहीं करते। बस फॉर एग्जांपल आपने एनर्जी क्राइसिस का है, तो ये एक पाकिस्तान का इशू है ना, इसकी कॉजेज को हाईलाइट करेंगे, इफेक्ट्स को हाईलाइट करेंगे, हम हिस्टोरिकल लिंक डेवलप करेंगे कब से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। ठीक हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमेशा से पब्लिक पॉलिसी माइंडसेट के साथ आपने टॉपिक करना आता है। आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने का बुनियादी माइंडसेट ये होना चाहिए कि भाई मैं अगर सिविल सर्विसेज के अंदर जाऊंगा तो मैं इस मसले को कैसे हल करूंगा। तो यू हैव टू फाइंड आउट द सोल्यूशन। कंटेम्प्रेरी फेयर्स के जितने भी आपने टॉपिक करने होते हैं, चाहे वो एनर्जी क्राइसिस है,
ठीक है, फ्लड के ऊपर कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के ऊपर कर रहे हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के ऊपर कर रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ फॉरेन पॉलिसी रिलेशंस के ऊपर कर रहे हैं, तो एक चीज ध्यान में रखें कि आपने ऑप्टिमिस्टिकली उनका सोल्यूशन भी देना है। जी क्लियर है, यहां तक समझ आ गया है? समझ आ रही है आप लोगों को? ओके। अच्छा जी, अब हम आते हैं हाउ योर आंसर इज जज। वो जो ऊपर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट बैठा है जो आपके पेपर चेक करता है ना, ठीक है, तो एकेडेमिया के लोग होते हैं, अपनी फील्ड के अंदर 30 से 40 40 साल तक उन्होंने सर्व किया होता है, तो भाई वो बड़े क्लेवर होते हैं, ठीक है। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपका पेपर कैसे जज किया जाता है। नंबर वन इज एट द रेलिवेंस, आंसर एग्जैक्टली व्हाट द क्वेश्चन आस्क। ये चीज जेन में रख लें कि जो चीज पूछी गई है ना उसके अकॉर्डिंगली आपने लिखा होगा तो आपको नंबर मिलेंगे। इफ आस्क्ड अबाउट द कॉजेज ऑफ ईस्ट पाकिस्तान सेपरेशन, डू नॉट राइट द सोल्यूशन फॉर द 2 पेजेस। ठीक है, उसकी तारीख मत बताएं। एग्जामिनर जो है वो बहुत रेलिवेंट होता है, चाहे सीएसएस का है, पीएमएस का, ठीक है, उसने आपके आंसर को जज करना है कि आपने, अगर उसने अलीगढ़ मूवमेंट्स के इम्पैक्ट पूछे हैं इंडियन मुस्लिम सोसाइटी के ऊपर, और आपने सारे उसकी सोशल सर्विसेज लिख दी हैं, अलीगढ़ की एजुकेशनल सर्विसेज लिख दी हैं, तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे आपको। रेलिवेंट होना जरूरी है। दूसरा, जैसे फॉर एग्जांपल एनालाइज द कॉजेज ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान सेपरेशन, करेक्ट क्या होगा? डिस्कस द पॉलिटिकल डिनाइल ऑफ मैंडेट, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, लैंग्वेज impositions, मिलिट्री क्रैकडाउन, ठीक है। और इनकरेक्ट क्या हो सकता है? राइटिंग एक्सटेंसिवली अबाउट द पोस्ट 1971 फॉरेन पॉलिसी। तो बच्चे इस तरह के ब्लंडर्स कर रहे होते हैं, ठीक है। ओके, दूसरा, आपकी पेपर को जज करने का तरीका होता है डेप्थ ऑफ द नॉलेज। यूज प्राइमरी सोर्सेज, ओरिजिनल स्पीचेस, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉजेस एंड द पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट डालता है। मसलन फॉर एग्जांपल, जिना सपोर्टेड इक्वालिटी, ये एक वीक आर्गुमेंट्स है, वो आपको कभी भी नंबर नहीं देगा। लेकिन अगर आपने ये लिखा है, इन हिज 11th August 1947 speech, कायद आजम envisions the equal citizenship irrespective of the religion, reflecting the vision of constitutionalism rather than the theocracy, ये इम्पैक्ट डालेगा। इससे पता चलता है कि आपके पास सरफेस नॉलेज नहीं है, आपने अपनी तैयारी जो है वो बहुत डिटेल के साथ की है। क्रिटिकल एनालिसिस एंड दी ओरिजिनलिटी, ये क्या है? शो कॉज इफेक्ट रीजनिंग एंड इंडिपेंडेंट थॉट। उसको ये मत बताएं कि मैं एक क्रैमर्स हूं, ठीक है, और मैंने बस चीजों को पढ़ लिया है और मैं वो उसको लिखता जा रहा हूं। नो, नेवर। यू हैव टू आंसर द क्रिटिकल माइंडसेट, कि आपके पास अगर इस तरह के इश्यूज आते हैं तो वो कैसे हल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मिलिट्री इंटरवेंशन इन पाकिस्तान वर जस्टिफाई अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ द नेसेसिटी, but this judicial validations created the precedent that the weakened the parliamentary sovereignty and the, जैसे वो पहला केस था मौलवी तमीजुद्दीन का, अगर आप इस तरीके से लिख रहे हैं तो वो समझ जाएगा कि भाई ये बंदा जो है ना पाकिस्तान में सिविल सर्वेंट्स बनने का हकदार है। ओके, अगला जो जजमेंट होती है दैट इज द स्ट्रक्चर एंड द कोहेरेंस, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो आपकी एक्सप्रेशन के साथ भी लिंक करती हैं। आपने प्रॉपरली ऑर्गेनाइज तरीके से आंसर लिखा है, आपने इंट्रोडक्शन लिखा है, मेन बॉडी के अंदर जो चीज़ें पूछी गई थी सवाल के अंदर वो लिखी है, साथ में कंक्लूजन लिखा है, ठीक है। वन आइडिया पर पैराग्राफ आपने लिखा है। अगर आप ईस्ट पाकिस्तान की कॉजेज के ऊपर आपने 10 12 कॉजेज लिखी हैं तो आपने हर आइडियाज को डिफरेंटली लिखा है, और आपके आंसर वेल स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए। मसलन फॉर एग्जांपल, डिफाइन टॉपिक्स कॉन्टेक्स्ट, एक टॉपिक आ गया, बॉडी थीमेटिक हेडिंग्स हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या सोशल इम्पैक्ट्स ऑफ द एनर्जी क्राइसिस व्हाटसोएवर एंड द कंक्लूजन। ये तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं। आप याद रखें कि कोई भी 20 नंबर का सवाल है, चाहे वो पाकिस्तान फेयर में है, करंट अफेयर में है या किसी और सब्जेक्ट्स के अंदर, तो ये तीन चीजें आपको, क्योंकि आपके इस सेशन के अंदर आपको पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स भी सिखाई जाएंगी। मैं एक सेक्शन के अंदर सारी चीजें आपको नहीं बता सकता, लेकिन वेल प्लान्ड है हमारा सेशन और हम आपको हर एंगल से चीजें समझाएंगे, और अल्टीमेटली जब आप पेपर में जाएंगे तो आप इसमें बेस्ट परफॉर्म करेंगे। लैंग्वेज और क्लैरिटी देखी जाती है।
यूज एकेडमिक प्रिसाइज एंड द फॉर्मल वोकेबलरी, अवॉइड वॉग वर्ड्स, थिंग्स गो वर्ड्स और द बैड सिचुएशन या इमोशनलिज्म के ऊपर। अच्छा, बच्चा लिखता क्या है, थिंग्स गॉट वर्ड्स इन पाकिस्तान, ओ भाई क्या हो गया, क्या चीजें वर्ड्स हो गई। स्ट्रांग क्या होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी डीपन्स ड्यू टू द एलीट फ्रेगमेंटेशन, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी एंड द इंस्टीट्यूशनल मिसगुइडेड। तो बस आपने रोना धोना नहीं होता, बास बच्चे अपनी राइटिंग्स के अंदर वो चीजें लिख आते हैं जो कि एक एवरेज दुकानदार बैठे डिस्कस कर रहे होते हैं, तो वो जज कर लेते हैं कि दिस पर्सन इज द इररेलेवेंट फॉर दिस सिविल सर्विसेज। क्योंकि आपको एक अच्छी पोस्ट के ऊपर जाके बिठाना है ना, तो वहां पे भी अगर आप यही ब्लंडर करोगे तो फिर आप मुल्क के लिए जो है वो नुकसानदेह हो सकते हैं। अच्छा, यूज ऑफ एविडेंस डाटा एंड कोटेशन, मैंने आपको पहले भी बताया ना कि ये चीजें आप प्लान कर लें। तो भाई पेपर के अंदर वो चेक करेगा आपको आपके डाटा सोर्सेज क्या हैं, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल आपने कश्मीर इज द पाकिस्तान जैगुआर वेंट्स, ये कायद आजम की कोटेशन है, आपने कश्मीर के टॉपिक में लिखी है, स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालेगी, ठीक हो गया। और इसी तरह पाकिस्तान टैक्स टू जीडीपी रेशियो रिमेन्स 9 to 10%, सिग्निफिकेंटली बिलो साउथ एशियन एवरेज। तो ये जनाब आपका डाटा है। तो ये चीजें भी देखी जाती हैं, एग्जामिनर देख रहा होता है कि आपने किन किन सोर्सेज से पढ़ा है। तो जो बच्चा बगैर रेफरेंसेस के एविडेंसेस के बोंगिया मार के लिख देता है, उसका नंबर नहीं देता, एवरेज नंबर देगा। अच्छा जी, कंटेम्परेरी रेलिवेंस वेरी इंपॉर्टेंट, अभी मैं पहले भी बता रहा था कि पाकिस्तान अफेयर्स में याद रखें कि टॉपिक्स को आपने हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंटली लिंक करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अफगान जिहाद के ऊपर, फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी है। अच्छा, इंडस वाटर ट्रीटी रिमेन्स फंक्शनल डिस्पाइट इंडिया पाकिस्तान टेंशन, illustrating the institutionalized cooperation can persist in the adversary council. अफगान जहाज 1988 एक्सप्लेन टू डे टीटीपी रिसेंजर। अब देखेंगे किस तरीके से आपने बताया कि अफगान जहाज को आपने लिंक किया है मौजूदा टीटीपी के साथ, कि ये वही रूट्स हैं जो कि उस दौर से चली, पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरह के मिलिटेंट्स ग्रुप्स की बुनियाद रखी गई, और उसके बाद ये किसी ना किसी फॉर्म के अंदर मौजूद रहे, अपने नाम चेंज करते रहे। तो किस तरीके से आप जब ये टीटीपी को थोड़ा सा हिस्टोरिकली जाके लिंक करेंगे, तो ये आपके वेटेज, आंसर के वेटेज को बढ़ा देगा। ओके, ये तो हमने बात कर ली कि पेपर को जज कैसे किया जाता है। अब आपके पास कोर स्किल्स क्या होती हैं, मेरे बहुत सारे एवरेज स्टूडेंट 60 65 नंबर ले लेते हैं। और ये आपको पता है पाकिस्तान फेयर का पेपर जो है ना बहुत लो स्कोरिंग है 2016 से। 2018 या 19 की फीमेल टॉपर थी, उनके पाकिस्तान फेयर में 24 नंबर थे। लेकिन आपको पता है करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और एवरीडे साइंस का मिलाकर एग्रीगेट बनता है। अब देख लें कि स्किल्स क्या डेवलप करनी है, साथ साथ समझाऊंगा। एनालिटिकल थिंकिंग, आपने टॉपिक्स को डीपली सोचना होता है, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई समथिंग हैपन, उसकी वजह क्या है। अच्छा, इसका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। वीक वर्सेस स्ट्रांग, अब जरा देखिएगा। एक बच्चा लिखता है पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस 1905 एंड वाज रिवर्स 1911, ये क्या है। नो, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल्स आंसर ये लिखा है, ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं सारा नहीं पढ़ूंगा। अब इस पैराग्राफ के अंदर कॉज बताएगी, पॉलिटिकल रिएक्शंस बताया गया, और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस बताया गया, ठीक हो गया। इसी तरह अप्लाई मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस, आप हमेशा कोशिश करें कि आप चीज़ों को बहुत ब्रॉडर टर्म्स के अंदर मत देखें, ठीक है। उसको डिफरेंट मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस के साथ आपने देखना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप पॉलिटिकल कॉज है, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, इसी को अगर आप पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान सेपरेशन के ऊपर अप्लाई करें, तो आप देखिएगा कि पॉलिटिकल रीजन क्या थी कि अवामी लीग के मैंडेट को डिनायल किया। ये चीजें आपको टॉपिक तैयार करने में भी बहुत आसानी पैदा कर देती हैं, आप फिंगर टिप्स के ऊपर तैयार कर लेते हैं। अच्छा, इकोनॉमिक एक्सपेक्ट क्या था जी, फॉरेन एक्सचेंज डिस्पैरिटी, जूट अर्निंग सारी मगरबी पाकिस्तान में आती थी, टैक्स कलेक्शन यहीं से होती थी। और कल्चरल क्या था, लैंग्वेज इशू था, उर्दू वर्सेस बंगाली। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स में अगर हम देखें तो मिलिट्री था, कि ऑपरेशन सर्च लाइट आपने इमीडिएटली स्टार्ट कर दिया। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस क्या था जी, इंडियन इंटरवेंशन। अब आप देख सकते हैं कि एक बच्चा जब इस एंगल से चीजों को देख रहा होता है, तो वो किसी भी टॉपिक्स को बड़ी आसानी से तैयार कर लेगा, समझ लेगा, और सही से लिख भी लेगा। दूसरी स्किल्स आपने फैक्ट एप्लीकेशन, स्मार्ट यूज ऑफ नॉलेज, व्हाट टू मेमोराइज, कुछ चीजें आपको याद भी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने सारा लिखा है, पार्टीशन ऑफ बंगाल है, पाकिस्तान रेजोल्यूशन है,
ठीक है। तो ये चीजें आपको समटाइम्स याद करनी पड़ती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हाईली स्कोरिंग, आउटस्टैंडिंग। तो भाई कुछ आर्टिकल्स भी याद कर लें। आर्टिकल 2 है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 6 हाई ट्राइजन है। आर्टिकल 25। जब आप इन चीजों के साथ कोई आर्टिकल्स लगा के आंसर लिखते हैं तो एग्जामिनर इंस्पायर होता है। ठीक है। इसी तरह कुछ मेजर एग्रीमेंट्स हैं, इंडस वाटर ट्रीटी है, शिमला एग्रीमेंट है, ताशकंद। तो आप जनाब क्या करते हैं, आप इन चीजों के साथ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, डिस्कस द पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस इंस्टेड ऑफ द जनरल स्टेटमेंट। एक बच्चा लिखता है रिलेशंस हैव बीन टेंस। ये एक, आप कह सकते हैं कि ब्लंडर कर रहा है बच्चा, कि वो इतना वॉग और इतनी जनरल चीजों को लिख रहा है। ठीक है। हाँ ये है कि एक बच्चा लिखता है शिमला एग्रीमेंट कन्वर्टेड द सीज फायर लाइन इनटू द लाइन ऑफ कंट्रोल and committed both states to bilateral dispute resolution, yet repeated crises, the Kargil and the Pulwama whatsoever। जमीन आसमान का फर्क है। तो जब आप चीजों को इतना जनरलाइज करके लिखते हैं तो फिर वो आपको एक जनरल कैंडिडेट ही समझता है। और 2.5% लोगों ने पास करना होता है, भले पीएमएस में देख लें या पीएमएस में तो इससे भी कम होते हैं। तो समझ लो उसने आपको उठा के बाहर ही फेंकने हैं। अच्छा जी, अगली टिप्स क्या है, राइटिंग स्ट्रक्चर्स। ये स्किल सीख लें। इवन अ स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट लूजेस मार्क्स विदाउट द स्ट्रक्चर। भले एक अच्छा आर्गुमेंट है, अगर वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है, ठीक है, तो वो नंबर नहीं देगा आपको। सबसे पहले आपका स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन के साथ इंट्रोडक्शन होना चाहिए। पावरफुल इंट्रोडक्शन लिखें। किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर आया उसको डिफाइन करें। ठीक है। और प्रेजेंट योर थीसिस स्टेटमेंट व्हाट्सएवर जो भी है। मसलन फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, 18वीं तरमीम के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप बताएंगे दी 18th अमेंडमेंट्स मार्क द हिस्टोरिक शिफ्ट टुवर्ड्स द जेन्युइन फेडरलिज्म इन पाकिस्तान बाय devolving significant powers to the provinces and the restore the parliamentary supremacy. While it's strengthening the democratic decentralizations, its implementation has exposed the administrative and the fiscal capacity gap that continue to shape the center provinces relations. दिस इज द स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन है। ठीक है। अब देखें कि आपने दूसरा जो होता है, राइटिंग्स को जब हम स्ट्रक्चर कर रहे होते हैं तो भाई आपने जब इंट्रोडक्शन लिख लिया है तो आंसर की बॉडी कैसे होनी चाहिए, क्लियर हेडिंग होनी चाहिए, लॉजिकल फ्लो है, एविडेंस है, कॉज इफेक्ट है। ठीक हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एनर्जी क्राइसिस के ऊपर लिखना है। ठीक है। स्ट्रक्चरल कॉजेज लिख दिया आपने। ठीक है, ये मेन बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, आपने कॉजेस लिखी, पॉलिसी फेलियर्स लिखा, कॉन्सिक्वेंसेस लिखे, वे फॉरवर्ड लिखा। ये सारी चीजें मेन बॉडी के अंदर आ गई। सिस्टमैटिकली लिखा, विदाउट हेडिंग्स ना लिखें। ठीक है। कोशिश करें मेन हेडिंग्स को कभी भी स्किप ना करें। समटाइम्स अगर आपको स्पेस मिले तो आप सब हेडिंग्स लिख सकते हैं। एंड फाइनली यू कैन गो फॉर द कंक्लूजन। तो ये चीज बहुत जरूरी होती है कि जो बच्चा राइटिंग स्ट्रक्चर के पैटर्न को सीख लेता है, सिर्फ इसके अंदर नहीं बल्कि ओवरऑल भी मैं अगर बात करूं तो भाई हर पेपर के अंदर आपको ये हेल्प करता है। आपको ये चीजें सीखनी पड़ती हैं, अदरवाइज आप एवरेज मार्क्स लेके मुकाबले के इम्तिहान से बाहर हो जाएंगे। अच्छा जी, अगला जो है, आई थिंक सो दैट ये कंप्लीट हो गया है लेक्चर। कोई सेक्शन रह तो नहीं गया? हाँ जी, कंप्लीट हो गया। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, जो कि मैंने आपको अभी सिंपली बताया है। हमने आज के लेक्चर में जो है वो मेजर पार्ट्स के ऊपर, सबसे पहले तो हमने पाकिस्तान अफेयर्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में देखा। हमने पीएमएस और सीएसएस पाकिस्तान अफेयर्स का कंपैरेटिव एनालिसिस कर लिया कि भाई इन दोनों पेपर्स के अंदर क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है। मैंने इस सब्जेक्ट्स एप्लीकेशन भी लिखी कि ये सब्जेक्ट्स आपको कहाँ कहाँ पे सिविल सर्विसेज के अंदर हेल्प करता है। उसके बाद हमने सिलेबस पार्टीशन पे बात की कि इसका सिलेबस प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन और कंटेम्प्रेरी अफेयर्स के ऊपर बेस करता है। मैंने आपको एसेंशियल रीडिंग सोर्सेज के बारे में बताया, मैंने आपको बुक्स के बारे में बताया, मैंने आपको जर्नल्स के बारे में बताया, मैंने आपको न्यूज़पेपर्स के बारे में बताया, मैंने आपको कॉलमिस्ट के बारे में बताया कि आप इनको पढ़ लें। ठीक है। हमने देखा अगले सेक्शंस के अंदर के टॉपिक्स को तैयार करने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक हो गया। फिफ्थ सेक्शन के अंदर मैंने आपको ये बताया
फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई कि भाई आपका पेपर कैसे जज किया जाता है, ठीक है, उसके बेसिक रूल्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर मैंने बात की। फिर मैंने लास्ट में आपको बताया कि कुछ स्किल्स डेवलप कर लें अगर आप पाकिस्तान फेयर में अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। और इसी तरह से हमारी 3 दिन की जो है वो ट्रायल क्लासेस हैं। और अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ सिलेबस के बारे में भी बता दूं, मैंने आई थिंक सो दैट ये जो हमारा सेशन स्टार्ट होने जा रहा है पाकिस्तान फेयर का, ये उसका सिलेबस है, वेल प्लान्ड है। हमने तीनों सेक्शंस को बैलेंस रखा है, प्री पार्टीशन भी है, पोस्ट पार्टीशंस भी है, कंटेम्प्रेरी, इसमें वैसे फॉर एग्जाम्पल 27th अमेंडमेंट्स को रखा है, इंडिया पाकिस्तान की वॉर को ऐड किया गया है। और कुछ टॉपिक जो है वो रिसेंटली जो CSS के पेपर्स के अंदर भी है, जैसे इकबाल आइडियाज एंड जनाब पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा ये भी मैं बता दूं कि टॉपिक तो हम इसको पढ़ाएंगे, लेकिन पैरेलल आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा तकरीबन 50 से ज़्यादा टॉपिक्स के ऊपर मटेरियल मिल जाएगा। मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है जो पिछले 7-8 साल से मैंने क्वालिटी कंटेंट बिल्ड किया है। और वो इस वजह से किया है कि मार्केट्स के अंदर जो कंटेंट अवेलेबल है वो आपको अच्छा स्कोर करने में हेल्प नहीं कर सकता। भले आप अच्छे टीचर से पढ़ लें, ठीक है, या आप अच्छी प्रैक्टिस भी कर लें, राइटिंग स्किल्स भी कर लें, तो वहाँ पे आपको जो है वो हेल्प नहीं मिल सकती। जी सर, मैं आपको को होस्ट बना दिए सर। क्लास खत्म हो गई है। सर अब अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत ब्यूटीफुली आपने पूरे सिलेबस को डाइसेक्ट किया और उसको मुख्तलिफ पोर्शन में डिवाइड किया। फिर एग्जामिनर से मार्क्स कैसे लिए जा सकते हैं इस सब्जेक्ट में आपने वो भी एक्सप्लेन किया। अच्छा बेटा, सर ने आपके साथ ये जो हमारा रोड मैप है मैंने ग्रुप में भी शेयर किया है। ये 26 टॉपिक है, इसके नोट्स स्लाइड्स ईच एंड एवरीथिंग आपको देंगे। बट फॉर नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि अभी 2 दिन मजीद आप लोग क्लासेस ले देखिए। बाकी एकेडमीज आपको सेमिनार ऑफर करती है और लाइव क्लास आपको नहीं देती। वो आपको कहती है जी बाकी आप फी पे करें और जब आप फी पे करेंगे तो आप क्लास में आएंगे। बट हमारा एक तरीकाकार है, जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बताया, आप लोग पहले क्लासेस अटेंड करें कि यहाँ पे कौन मुझे पढ़ा रहा है और किस लेवल का मुझे पढ़ा रहा है। तो आप लोग मजीद 2 डेज फ्री क्लासेस अटेंड करें। इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द डे हम आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप भी अनाउंस करेंगे, बहुत मिनिमम चार्जेस के ऊपर, फर्स्ट 20 या 25 स्टूडेंट। और दूसरी बात ये कि जैसे आप लोगों की अभी फ्री क्लासेस हमने 1 पेपर की करवाई, तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो गई है क्योंकि बहुत ज्यादा। आप सर एक मिनट, पता नहीं क्या हो गया है। अच्छा जी, जी, अभी अभी अच्छा सर ठीक है। आपके पास यहाँ पे है 2-3 मिनट, आप सर से पूछ सकते हैं वट एवर क्वेश्चन यू हैव रिगार्डिंग पाकिस्तान अफेयर। बाकी 1 पेपर का सेशन मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा मैसेज आए, बट मैंने एक सिंगल मैसेज को भी आंसर नहीं किया क्योंकि एक तो रोजा था, फिर कुछ मेहमान आए हुए थे। और बाकी मैंने आपको कहा 2 दिन मजीद आप जो यहाँ पे क्लासेस ले, आपके साथ हम डेटा भी शेयर करेंगे कि सर के डॉक्टर साहब की किस तरह रिसर्च बेस्ड स्लाइड्स होते हैं, नोट्स होते हैं, और फिर FPC और कमीशन के स्टैंडर्ड के मुताबिक क्वेश्चन सर ने बनाया होता है और फिर उसको सॉल्व भी किया होता है। तो यहाँ पे आपको ये भी एक बात आपकी, वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा कि सर कितना लिखे, कैसे लिखे, किस तरह लिखे, इंट्रोडक्शन में क्या लिखे, बॉडी में क्या लिखे और एंड किस तरह करे क्वेश्चन को। तो ये सारे भी आपके आंसर हो जाएंगे। सो इंशाल्लाह हम स्कॉलरशिप भी देंगे फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स को। अभी अगर कोई क्वेश्चन है तो करें, नहीं तो सर फिर आप इसको एंड करें। वट एवर क्वेश्चन यू हैव रिगार्डिंग पाकिस्तान अफेयर यू कैन आस्क। Yes, feel free to ask question, please. कल इंशाल्लाह प्रॉपर टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा।